हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में और मैं हूं कुमार गौरव इकहरा। तो गाइज, आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये स्टॉक मैं इसलिए पिक किया हूं क्योंकि मैं बेसिकली मैक्सिमम टाइम स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और जो मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें दे सकता है, तो वैसा स्टॉक भी मैं पिक करने का कोशिश करता हूं। तो ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ है 2024 में ही और 2024 में ही इसका आईपीओ भी आया था। तो आपको पता है कि जो स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बना है तो हो सकता है कि वो आगे चल के मल्टी बैगर बन जाए। और अगर मैं बात करूं तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस कैटेगरी में है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है और इसका जो अभी मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार करोड़ के बीच में ही है। जबकि आपको पता है कि इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में लाखों हजारों करोड़ तक का भी जो है मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स वगैरह जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अगर आगे चल के इसमें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे इसका मार्केट कैप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो अगर ये 10 गुना भी इंक्रीज होता है, 40 हज़ार करोड़ तक भी अगर ये जाता है, तो आपका जो है स्टॉक वो 10 गुना तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं कि इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये स्टॉक अभी आगे चल के कुछ दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को दे सकता है। तो इस स्टॉक का नाम है मनवा फाइनेंस। लेकिन आप जो है कंटिन्यू देख लेना क्योंकि मैं जो पॉइंट बताऊंगा अगर आपको लगेगा तो आप इन्वेस्ट करना, अगर नहीं लगता है तो आप जो है इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मनवा फाइनेंस बनी थी 1998 में सबसे पहले। और ये बेसिकली करता क्या है, ये जो है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड स्मॉल बिजनेसेस वगैरह को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। बेसिकली ये जो काम कर रहा है वो मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को ये टारगेट करता है। मनवा फाइनेंस बेसिकली करता क्या है कि अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं तो अगर आप शोरूम पे चले गए हैं और आपको इमीडिएट भी लोन चाहिए तो वो बहुत ही ईजिली वहाँ पे प्रोसेस करके वो ये लोन जो है प्रोवाइड कर देता है, जिसके वजह से इसका कस्टमर बेस भी बहुत ही अच्छा बनते जा रहा है और बहुत ही रैपिडली ये ग्रो भी कर रहा है। वहीं पे मिडिल क्लास अगर जाता है जैसे कि बैंक्स वगैरह में, अलग अलग बैंक्स में, तो वहाँ पे उसे बहुत प्रॉब्लम होता है लोन्स वगैरह लेने में, वहीं पे यहाँ पे नहीं होता। और ये डिजिटली थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है जिसके वजह से ऑनलाइन ही कोई अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट करता है और इजीली वहाँ से एक दिन में प्रोसेस हो जाता है और उसे लोन मिल जाता है। तो अब इसके हम लोग जो है फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, तो मैंने स्टार्टिंग में 4 से 5 हज़ार करोड़ बता दिया था, लेकिन क्लियर कर देता हूँ ये 809 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है, जो कि 4 से 5 हज़ार करोड़ से भी कम है लेकिन ऑलमोस्ट 1,000 के करीब है। स्टॉक पी की बात करूं तो 25.7 है, ROCE 13.9% है, इंडस्ट्री पी 23.5% है। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत ज़्यादा दिख नहीं रहा। FI होल्डिंग भी ठीक ठाक है 5.16%। और अगर DI होल्डिंग की बात करूं तो 3.26% DI होल्डिंग भी है। तो FI एंड DI दोनों को मिला के अगर देखें तो 8.5% के आसपास है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो वो 75% है, मतलब प्रमोटर अपना जो है 100% जो होता है 75% रूल्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना होल्डिंग बना के रखा है। मतलब प्रमोटर को बहुत अच्छा भरोसा है कि इस कंपनी को हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। तो जैसे ही अगर लगता है कोई कंपनी में कि प्रमोटर भाग रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर प्रमोटर बना हुआ है और FI एंड DI भी भरोसा कर रहा है तो हमें इस तरह के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी बना के दे सके। पब्लिक होल्डिंग की बात करूं तो 16.6% है। वहीं पे अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 0.14% है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब आगे चल के स्प्लिट वगैरह हो सकता है स्टॉक। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 31.4 करोड़ का रहा है। और अगर सेल्स की बात करूं तो 217 करोड़ की सेल्स की है। ROE 17% है जो कि ठीक ठाक माना
माना जाता है। बुक वैल्यू 70 है, उसी के कंपैरिजन में अगर करंट प्राइस देखेंगे तो थोड़ा सा डबल दिख रहा है जो कि 161 है, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बुक वैल्यू 5 रहता है और उसका प्राइस जो है 50 रहता है, 60 रहता है, फिर भी वो स्टॉक भागता है। वो डिपेंड करता है फिर फंडामेंटल में। वहीं पे अगर इस स्टॉक की पिछले 12 महीने का हाई लो की बात करूं तो हाई 202 लगाया था और लो 125 लगाया था। सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 43.7% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर डेट और रिजर्व की बात करूं तो रिजर्व इसके पास 303 करोड़ है, वहीं पे डेट की बात करूं तो वो 891 करोड़ का है। तो फाइनेंस में आपने देखा होगा, फाइनेंस सेक्टर में जितने भी कंपनी है उसका डेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, 1, 2, 3, 4 ये भी रहता है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो 3.53% का मिल जाता है। आरओई की बात करूं तो 17% है। अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन में करूं तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इस कैटेगरी में आता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी सबका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट सबका 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर, 1 लाख करोड़ से ऊपर है, जबकि इसका अभी जो मार्केट कैप है वो 109 करोड़ का है। तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ का बहुत ही ज़्यादा चांस हमें दिख रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर में अगर हम लोग इसका देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हमें जो दिखता है 36, 31 और 44 है। मतलब जो 36 था उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ था, जो कि करेक्शन हुआ, फिर 44 हुआ है और अभी जो है ये रिजल्ट आने वाला है दिसंबर तक का। तो अगर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर इसका स्टॉक का प्राइस बहुत ही ऊपर जा सकता है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो 10 करोड़ रहा था, 5 करोड़ रहा था और फिर 12 करोड़ रहा था। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट जो क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में 12 करोड़ हुआ, मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा हुआ। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो वहाँ पे कम था, उसके बाद जो है ये डबल से भी ज़्यादा का ग्रोथ किया। मतलब इसमें पोटेंशियल है कि जिस भी क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2021 में 72 करोड़ का रहा था, 2022 में 69 करोड़ का रहा था, मतलब थोड़ा सा घटा था। अगर 2023 की बात करूं तो 82 करोड़ का रहा था, जो कि इंक्रीज हुआ था। और फिर अगर हम लोग 2024 की बात करें तो वो था 125 करोड़ का और अभी तक जो है ये ग्रोथ कर चुका है 145 करोड़ टिल द मंथ हम लोग को दिखा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब इस बार एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है जो फाइनल हमारा क्वार्टर आएगा मार्च का, उसके बाद। तो हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके ग्रोथ वगैरह को देख के इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं बस अपना यहाँ पे व्यू बता रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बताया तो आपको बाय करना है या जो भी प्राइस पे मैं बोलता हूँ वो बाय करना है। वो फिर आपका डिसीजन होता है कि मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ, फिर आपका वो डिसीजन है कि आपको इससे बाय करना है या नहीं करना है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लास्ट ईयर 31 करोड़ का रहा था, उससे पहले 9 करोड़ का रहा था। तो इस बार भी अभी तक जो दिखा रहा है नेट प्रॉफिट वो 31 करोड़ का है। और अभी जो है एक क्वार्टर बचा हुआ, लास्ट क्वार्टर का भी जो है अभी जो करेंट दिसंबर है वो भी क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो वो भी जैसे इंक्लूड होगा हो सकता है ये 31 से 40 चले जाए या फिर 45 चला जाए या फिर हो सकता है लॉस में भी आ जाए। तो वो क्वार्टर का अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो इसका स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। अगर इसमें मैं बात करूं कि FIDI ने कब बाय किया है, सेल किया है, तो इस स्टॉक में 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 13 दिसंबर को कुछ ट्रेड हुआ है। कुछ यहाँ पे जो है FIDI वगैरह बाय किया है। तो हो सकता है आपको जो है अगले क्वार्टर में जैसे ही इस क्वार्टर का रिजल्ट आता है वैसे आपको देखने को मिल जाएगा कि FIDI का होल्डिंग बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसमें FIDI ने इंटरेस्ट दिखाया है और कुछ जो है स्टॉक्स वगैरह कुछ परसेंट यहाँ पे बाय किया है। तो हो सकता है आगे चल के जैसे इस रिजल्ट आए और उसमें बढ़ता हुआ नजर आए, लोग उस पर इंटरेस्ट दिखाएगा और फिर स्टॉक यहाँ से भागता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो कि चलेंगे हम लोग सिस्टम पे और सिस्टम पे देखेंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। अगर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हम लोग का डिसीजन हो सकता है 50-50। ये अगर मल्टी बैगर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो इसका मार्केट कैप बहुत कम है और इसमें ग्रोथ का बहुत चांस है, एक्सट्रीम चांस है। और जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है 1998 से और अब जाके लिस्ट हुई है, तो लिस्ट हुई है तो कुछ ना कुछ ज़रूर ये सोचा होगा
और अपने एक्सपेंशन का। तो ये अगर कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ अच्छा होता है, तो एक मल्टी बैगर रिटर्न भी हमें आगे चल के इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अभी आप देखेंगे तो मनवा फाइनेंस का जो प्राइस है वो चल रहा है 159 रुपया 32 पैसा, और इसका टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये 30 सितंबर 2024 को लिस्ट हुआ था। मार्केट एक बार इसका करेक्शन हुआ थोड़ा और नीचे आया और फिर इसको ब्रेक किया, जो हमारा फर्स्ट डे का कैंडल था उसको ब्रेक किया, फिर ये 50% से ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया और फिर के अकॉर्डिंग, और यहाँ से फिर ये कंसोलिडेट करते हुए फिर ऊपर निकला और ये इसको भी क्रॉस करके यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दिया। अब अगर वहीं पे देखेंगे तो वहां से नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है और यहाँ से ऊपर जाने में सिर्फ 2 से 3 कैंडल में आपको यहाँ तक प्राइस जाता हुआ दिख गया। मतलब अगर 3 दिनों में मार्केट जो है 145 से 196 तक गया, और वहीं पे अगर देखेंगे तो ये 6 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर में मार्केट जो है ऊपर से करेक्शन करके नीचे आया। वहीं पे मैं इसमें इसलिए पॉजिटिव हूँ, आप वो अपने अकॉर्डिंग भी देख लेना, लेकिन मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट का, तो उस चीज़ को समझने का कोशिश करना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं प्राइस बताऊँगा उसी पे लेना है या वहीं लेना है या नहीं लेना है, वो चीज़ डिसीजन आपका रहेगा। देखो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है 26 दिसंबर को मार्केट डायरेक्ट कहीं इधर 129 से 30 रुपया पे ओपन हुआ, और 29 से 30 रुपया पे ओपन होने के बाद ये बहुत ही जल्दी रिकवर करके 163 एक ही दिन में सिंगल डे में चला गया। क्यों? क्योंकि इधर जो है बायर्स है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पोटेंशियल की इधर जो है बल्क में बायर्स है। दोबारा अगर इधर आता है तो यहाँ पे ये जो ऊपर गया है प्राइस, तो अगर दोबारा आके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इस बार ये ऊपर भागता हुआ नजर आ जाएगा, और दोबारा से यहाँ पे इस जोन में आने के बाद बायर्स एक्टिव होगा और यहाँ पे वो उसका जो भी पेंडिंग अगर ऑर्डर पड़ा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये भागता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है, और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ दिन तक इधर कहीं कंसोलिडेट करते रह गया और फिर कुछ दिन यहाँ पे रह गया और ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे हमारा एसएल भी जा सकता है। तो इसमें रिस्क है। रिस्क अगर देखेंगे तो 147 से 127 है, 20 रुपये का रिस्क है, जो कि आरओआई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा है, लेकिन अगर रिटर्न के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो यहाँ से जो है मार्केट 200 तक दोबारा से जाने का पोटेंशियल रखता है। मतलब रिटर्न भी ऐसा ही हमें यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो परफेक्ट प्राइस हो सकता है वो 155 से 56 रुपया के बीच यहाँ पे हो सकता है। ये जो देखेंगे एक स्विंग बनाया था, एक स्विंग, और इसको ब्रेक किया था, नीचे आया, ये क्या रीजन था पता नहीं, जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन फिर यहाँ पे बायर्स आया और ये स्विंग डब्लू पैटर्न जैसा जो बनाया है, तो यहाँ से आके फिर ऊपर जाता हुआ हम लोग को यहाँ से दिख सकता है। तो इस जोन में एक अच्छा बाइंग जोन दिख रहा है, जहाँ से अगर कोई चाहते हैं अपने आप के अकॉर्डिंग, अगर लगता है सही, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने वाला हूँ, इसमें देखता हूँ कि आगे क्या होता है नहीं होता है। वैसे आप लोग अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो पता होगा कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करके ही प्रॉफिट ज़्यादा बनाता हूँ और उस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ कंटिन्यू हर दिन, और लेकिन मुझे स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है, बहुत ईजिली वहाँ पे जो है साइकोलॉजी कंट्रोल हो जाता है, हर चीज़ कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। तो इस जगह पे आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर परफेक्ट जगह देखेंगे तो ये 140-42 रुपया के आसपास परफेक्ट है, जिससे कि आपका एसएल भी यहाँ पे 15 रुपया से 20 रुपया के आसपास होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग इस स्टॉक में बाई करना चाहते हैं या फिर कंसिडर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताना। बाकी ऐसा कोई नहीं है, मैं बस एक टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस से,
लेना ना लेना ये आपकी मर्जी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।